नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। विपक्षी एकता, अब ये एक ऐसी चीज है, 2014 से हम इसके बारे में सुन रहे हैं कि हम एकजुट हो जाएं नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए या भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। अब वक्त आ गया है। हमने इसकी पहल देखी 2015 में, बिहार में ये हुआ और सफल भी हुए, लेकिन उसके बाद 2-1 साल में वो बिखर गया, टूट गया। एनडीए की सरकार वापस आ गई बिहार में। केंद्र पर में भी बहुत कोशिश की गई कि एक विपक्षी एकता बने, एक समझौता बने, लेकिन 2019 में फेल हुआ। उसके बाद तमाम बार इसके प्रयास हो चुके हैं, उस इतिहास में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब तक का, 2014 से लेके अब तक का सबसे ज्यादा गंभीर प्रयास और बड़ा प्रयास देखने को मिला फ्राइडे को पटना में, उसी बिहार में जहां से महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई शुरू की, उसी बिहार से जहां जेपी आंदोलन शुरू हुआ, वही बिहार जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे 2015 में महागठबंधन हुआ। वहां पर सबसे बड़ा प्रयास देखने को मिला है। इरिटेंट्स हुए उसमें भी, जैसे कि आम आदमी पार्टी का अल्टीमेटम देना, और उसके बारे में अभी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन क्या ये जो प्रयास हुआ है और अब आगे भी मीटिंग होने वाली है, क्या ये 2024 तक नंबर 1 टिक पाएगी और नंबर 2 रंग लाएगी? क्योंकि मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। फॉर्मूला है 1 अगेंस्ट 1, मतलब एक बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ समूचे साझे विपक्ष का एक उम्मीदवार। कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? 2024 की चुनौती पार कर पाएंगे? ये हैं कुछ प्रश्न। तो मुकाबला में आज जो हम सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि मायावती ने यहां ना शामिल होते वक्त पूछा कि हाथ से हाथ तो आप मिला लेंगे, दिल से दिल कैसे मिलाएंगे? तो यही सवाल है। हाथ से हाथ तो मिले, क्या दिल से दिल मिलेंगे? विपक्षी एकता कितनी हकीकत और कितना फसाना, यह सवाल हम पूछ रहे हैं आज अपने मेहमानों से। मैं स्वागत करना चाहता हूं स्क्रीन पर कुलदीप कुमार, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, अनिला सिंह प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोहम्मद तौसीफुर रहमान प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, सीए प्रदीप भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अनुप्रिया जी हैं प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, और आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। महत्वपूर्ण चर्चा है, एक एक करके सब लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के तौसीफुर रहमान जी, आपका समय शुरू होता है अब। शो का फॉर्मेट है, सब लोगों को 1 मिनट का समय मिलता है अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। तौसीफुर रहमान जी। देखिए सर, बहुत ही अहम सवाल है कि सिर्फ दिमाग मिल रहा है, दिल मिलेगा कि नहीं, और उसको कैसे आगे जो उसका साठगांठ है कैसे किया जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी आज से नहीं या फ्राइडे से नहीं, डे 1 से वो एक यूनिटी की तलाश में है। वो पहले भी दिल्ली गई थी, पर उन्होंने कल भी कहा कि दिल्ली जाके कुछ ऐसा फ्रूटफुल या ऐसा कुछ वजनदार जो एक यूनिटी का जो एक मसला था वो हल नहीं हो रहा था, और पटना से ही शुरू करना था। पटना से आगे भी बहुत सारी चीजें शुरू हुई हैं, और नीतीश जी के द्वारा भी जो ये काम जो हुआ है काफी सफल की तरफ है। और देखिए, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को इतना परेशान और इतना गंभीर, इतना नर्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआती दौर है। अभी दिल मिले, हाथ मिले, जहन मिलता है कि नहीं मिलता, वो बात की बात है। नॉमिनेशन कैसे फाइल की जाएगी, सीट कहाँ दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वो भी बात की बात है। कल अगर आप देखें, स्मृति ईरानी जी और सुशील मोदी जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे, पर वो कॉन्फिडेंट काफी झूठी थी। क्योंकि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ पहले कांग्रेस और सीपीएम के द्वारा काफी इल ट्रीटमेंट हुई थी, काफी बदतमीजी की गई थी। जी, तो जी, ये तौसीफुर बदतमीजी जी, तो आपका 1 आपने मिनट का समय खत्म हो गया है। आगे और चर्चा कर लीजिएगा और अपनी बात कह दीजिएगा। कुलदीप कुमार जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, एक आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे दें। आम आदमी पार्टी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कांग्रेस ने अध्यादेश का विरोध नहीं किया जो केंद्र सरकार लाई है दिल्ली के संदर्भ में, आगामी जो संसद सत्र है उसमें, तो आम आदमी पार्टी समर्थन नहीं करेगी इस विपक्षी एकता का। कुलदीप कुमार जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। देखिए संकेत भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो ये काला अध्यादेश दिल्ली के अंदर लाया गया है, ये काला अध्यादेश एक निर्वाचित सरकार के लोकतांत्रिक अधिकारों को तो छीनता ही है, साथ में भारत के लोकतंत्र के ऊपर ये बहुत बड़ा खतरा है। कल को ये जो एक्सरसाइज है ये हर स्टेट पे अपनाई जाएगी, और सीधी तौर पे मोदी सरकार जो है वो आज
राज्यों का अधिकार छीनने पे तुली है, दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने पे तुली है। आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ जाके देश लाया गया, तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो आज दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ है, दिल्ली की जनता के साथ है, भारत के संविधान को बचाने के लिए है, या वो मोदी सरकार के साथ है। क्योंकि आज उनके पंजाब और दिल्ली की इकाइयां कह रही है कि उन्हें मोदी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में जो उनके पास सीट्स है, जब तक वो आम आदमी इस अध्यादेश के खिलाफ वोट नहीं करते हैं, जब तक हमारा किसी भी दल में, किसी भी गठबंधन में रह पाना जहां कांग्रेस है बहुत मुश्किल हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वो एक बड़ी पार्टी है, तो स्टैंड क्लियर करे देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आलोक जी, शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका समय अब शुरू होता है। देखिए, मुझे लगता है कल शुरुआत हुई है संकेत भाई, और इस मीटिंग में जिस तरह के वक्तव्य तमाम लीडर्स के जो पूरे हिंदुस्तान से आए 17 पार्टियों के जो वक्तव्य आए हैं उससे बहुत क्लियर है, और सबने एक ही चीज पर वजन दिया है कि बीजेपी जो है वो देश के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रही है, जिस तरह से उन्होंने अर्थनीति, विदेश नीति, सामाजिक नीति सबका बंटाधार किया है, और जिस तरह से तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को एक आना चाहिए। और सभी का एक ही मकसद था, सभी का एक ही वक्तव्य था कि हम सब एक हैं और हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर भाजपा को हराएंगे। 1 to 1 की रणनीति का भी पैमाना बनाया गया, और अगली मीटिंग के किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए शिमला में अगले महीने की मीटिंग की तारीखें भी लगभग तय कर दी गई हैं। मुझे लगता है कि मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की कल से नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आज देश जिस अवस्था में है सबको साथ आना होगा और भाजपा को हराना होगा। ऐसा ही आगे का समय आने वाला। जी जी जी, अनुप्रिया जी प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, आपका शुरुआती वक्तव्य। जी संकेत जी, जिस तरह का कल हम लोगों ने देखा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो देश के तमाम विपक्षी दल है और जिस तरह की बिहार में विपक्षी दलों की एकजुटता है, उसी तर्ज पे जो बिहार पूरे देश के विपक्षी दल एकजुट हुए। और यह प्रयास इसलिए था क्योंकि जिस तरह की सरकार देश में चल रही है, अहंकारी सरकार, जिनको आम मुद्दे पे चर्चा नहीं करनी है, वो मन की बात करते हैं। और जब देश में हर एक वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, उस समय में सभी दलों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि देश हित में और अपने देश के संविधान के हित में एकजुट होने का। और सभी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, अपनी निजी महत्वाकांक्षा को दरकिनारा करते हुए एकजुट हुए। इसका सभी को स्वागत है। और कल एक ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन को पूरे देश के आवाम ने मान लिया है कि अब हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई है जो अब तक नजर नहीं हो पा रहा था। जो अलग बिखरी हुई एक रूपरेखा दिख रही थी, वो एक मजबूत रूपरेखा देखी है। और सभी दलों का मैं धन्यवाद देती हूँ, और सभी दल ने माना है कि आने वाले समय में हम दूसरी बैठक करके हम तय करें कि आगे की रणनीति क्या होगी। ठीक। समाजवादी पार्टी के प्रदीप भाटी जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। अभिनंदन आप सभी को, धन्यवाद संकेत जी। हमारे समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का ये मानना है कि लोहियावादी, अम्बेडकरवादी और गांधीवादी सोच रखने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलके साथ आना चाहिए, और मनुवादी या गॉडसेवादी, जातिवादी लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी है। जब असमानता और अराजकता फैलाने वाले, आग लगाकर तमाशा देखने वाले वाजपेयियों को हमें ये लड़ना होगा, ये समझना होगा कि सभी बहुजनों की आवाज को बुलंद किया जाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने और बाकी आदरणीय सम्मानित नेताओं ने इसका झंडा बुलंद किया है, और ये बेचैनी हम कल से देख रहे हैं भाजपा के खेमे में। ये होना ये अनिवार्य है, और ये विशेष करके सेठ के लिए दिन रात काम करने वाले लोग और अपनी जिंदगी खपाने वाले लोग को असहज हो जाना चाहिए, और वो हो भी रहे हैं। जहाँ पर 2 करोड़ लोग 2 मित्रों के लिए तक सीमित हो गए हों, वहाँ साहब जी 1 मिनट का समय खत्म हो गया। भाटी साहब वापस आएंगे आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष जान ले, विपक्षी एकता को वो किस तरीके से देख रहे हैं। अनिला सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी। मेरी सबको राम राम। और जिस प्रकार का तमाशा हमें कल देखने को मिला है पटना में, ये कोई आश्चर्य करने वाला तमाशा नहीं था, क्योंकि हम सब जानते थे कि यही होने वाला है। साथ में बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। लालू यादव जी ने चर्चा करी कि राहुल गांधी जी का
को शादी कर लेनी चाहिए। और ये भी बताया उन्होंने कि उनकी मम्मी कहती हैं कि मैं कहती हूँ अपने बेटे से शादी कर लो, वो करते नहीं है। उन्होंने कहा हम सब आपकी बारात में जाएंगे। ये सबसे मुख्य मुद्दा वहां पे रहा चर्चा का कि राहुल गांधी जी की शादी हो जानी चाहिए। बाकी तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जब अपना एक पक्ष रख रही थी कि कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए ऑर्डिनेंस के ऊपर, तो अमर अब्दुल्ला कहते हैं भाई 370 पे आप चुप क्यों थे। हमने देखा था कि भी स्टालिन भी बहुत नाराज हो गए थे, खैर किसी तरीके से यहाँ आ गए। तो जो इस 16 दल के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स, नेता, चाहे मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित थे, आप मुझे बता दीजिए किसी एक चीज पर इन सब राजनीतिक दलों की यूनिटी आपको दिखाई दी? बिल्कुल दिखाई नहीं दी है। तो इस देश की जनता को इन लोगों ने समझ क्या रखा है कि आप अपोजिशन की मीटिंग, राहुल गांधी की शादी हो जानी चाहिए। समय खत्म हो गया है आपका शुरुआती वक्तव्य क्या अनिला जी? एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे अभी रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुकाबला का भाग 2 शुरू करेंगे और उसमें यही चर्चा करेंगे कि एक प्रयास देखने को मिला है, विपक्षी दल एक साथ आए हैं और अगली मीटिंग तय हो गई। इन मीटिंग्स में विपक्षी एकता के रूप में चीजें और बेहतर होंगी, सुनियोजित होंगी या नहीं होंगी? एक प्रयास जरूर हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं। एक बार फिर से मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं आलोक जी आपसे शुरू करना चाहता हूं ये भाग 2। देखिए अभी अनिला जी एक बात का जिक्र कर रही थी, वो ये कह रही थी कि ये विपक्ष की मीटिंग जो है ये तो एक्सपेक्टेड थी और इसमें जो हुआ है ये कोई भी ऐसी अचंभे वाली बात नहीं हुई, क्योंकि चाय नाश्ता हुआ, राहुल गांधी की शादी के बारे में बात हुई और तो कुछ और कॉन्क्रीट निकला नहीं। लेकिन आपको लगता है लालू प्रसाद यादव जो हैं वो शादी के बाद के बहाने कुछ इशारा कर गए कि राहुल शादी करें, हम बाराती बने, मतलब कांग्रेस लीड करे और बाकी लोग जो हैं वो सपोर्ट करें पीछे से? देखिए मुझे आपको लगता है इस तरीके का एक कोई संदेश है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश ही इस संदेश को समझ रहा है और वही संदेश धरातल पर सच भी होगा आने वाले समय में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखलाई हुई है वो इसी तरह के हल्केपन में ही बात करे। जिस तरह के अनिला जी ने बात की कि तमाशा हो रहा था, भाई देश में पूरे में तमाशा चल रहा है, पूरे देश का तमाशा बनाया हुआ, झूठ का तमाशा है, डिवाइड एंड रूल का तमाशा है, महंगाई बेरोजगारी का तमाशा है, मणिपुर का तमाशा है, ब्रजभूषण वर्सेस पहलवानों का तमाशा है, सीए एनआरसी का तमाशा है, नोटबंदी का, महिला अत्याचार का, पता नहीं कितने तमाशे देश में मोदी साहब की सरकार लेकर आई है। और जिस तरह से उन्होंने देश को लीड किया है पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है कि कल जो हुआ बहुत सकारात्मक नोट के साथ एक नया मोर्चा, एक नए समीकरण देश के सामने आ रहे हैं और नया मोर्चा, नए समीकरण आएंगे जिसका नाम भी आपके सूत्र भी बता रहे हैं और हमारे सूत्र भी, कि अगली मीटिंग में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर ये पूरा मोर्चा, पूरा गठबंधन आगे बढ़ेगा। और हम चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव होगा वो जनता वर्सेस बीजेपी होगा और हम जनता के साथ खड़े होंगे। बीजेपी बताएगी अपने 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं, किस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है, किस तरह से कोरोना का मिसहैंडलिंग किया है, किस तरह से पुलवामा हुआ, हर चीज का जवाब इस बार जनता लेगी। और इस बार कोई भी किसी भी तरह की जो नौटंकी और तमाशा करने की बीजेपी की आदत है उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। जी बिल्कुल। लेकिन प्रदीप भाटी और अनुप्रिया जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रदीप जी से शुरुआत करते हैं। अब से एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में एनडीटीवी की एक कॉन्क्लेव में अखिलेश यादव का ये कहना था यूपी के संदर्भ में कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। उनका ये कहना था कि जो भी फॉर्मूला बने वो स्टेट स्पेसिफिक बने, और उत्तर प्रदेश का उनका फॉर्मूला ये था कि जो बीजेपी को हराना चाहता है वो समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है। उन्होंने कहा कि पीडीए जो है वो एनडीए को हराएगा, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिलके एनडीए को हराएगा। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में मायावती आपके साथ नहीं है। कांग्रेस से आप मीटिंग में भले ही थे, लेकिन इससे पहले कई बार हमने देखा है कि बड़ा एक कंफ्यूज सा एक रिश्ता आपका कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है। तो आपको लगता है कि ये जो स्टेट स्पेसिफिक अलायंसेज हैं,
कि हर राज्य में उस राज्य की जरूरतों के हिसाब से एक गठबंधन ये समाजवादी पार्टी एक खुले दिमाग से कर पाएगी अपने और दलों के साथ, क्योंकि इन सब दलों के साथ आप इंडिविजुअली गठबंधन कर चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। देखिए संकेत जी, हर समय की परिस्थितियां अलग होती हैं और समय समय पे ऐसे गठजोड़ और ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं, पहले भी किए जा चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एक जाने माने चेहरे हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2012 से 17 की सरकार चलाई है। ये सारा देश और प्रदेश जानता है। तो उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश की जो महत्वता है वो पूरा देश भी समझता है और जिसे हम सब विपक्षी दल भी समझते हैं, और उसमें भाजपा को कौन हराने का मादा रखता है और कौन उसको चैलेंज कर रहा है, ये हम सब भली बात ही जानते हैं। तो उस ऐसे नेताओं को जो क्षेत्रीय दल आप उन्हें कहें, हम क्षेत्रीय दल उन्हें कहें, हमारी प्रेजेंस वैसे बाकी सारे प्रदेशों में भी है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिकली बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को कोई हरा रहा है या उनसे कोई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे नेता की महत्वता आपको समझनी पड़ेगी और उनको इस प्रयोग में, इस गठबंधन में आगे की भूमिका देनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, मैं एक साथ में बात जोड़ना चाहता हूँ कि अनिला जी ने कहा कि एक तमाशा, देखिए हमने तो एक प्रयास किया है। तमाशा तो देश का, जैसे आलोक जी ने भी बताया कि कैसे मोदी सरकार ने बना दिया है। देश में रोजगार देने के नाम पर, 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे, जो मैं कह रहा था कि 2 मित्रों को ये तक सीमित रख दिया और रोजगार, और 23 अरब रुपया जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च होना चाहिए था, वो तमाशा बना के अपना चेहरा चमकाने के लिए इश्तिहार के रूप में खर्च कर दिया इस बहस में तो ये चीज पूर्ण हमको रूप समझनी से होगी विपक्षी और एकता को राष्ट्र लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। वक्त कम है तो उसी पर अगर केंद्रित रहे। अनुप्रिया जी के पास मैं आना चाहता हूं। अनुप्रिया जी, देखिए अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। महत्वाकांक्षाओं को किस तरीके से काबू में किया जाए, उनको कितना असलियत में ढाल करके रखा जाए, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये कंपनियों में भी देखने को मिलता है। अभी तो इंक्रीमेंट का सीजन चल रहा है। हर एम्प्लॉय जो है वो कहता है मैंने तो बहुत मेहनत की है, मुझे तो इतना % मिलना चाहिए। मालिक कहता है नहीं, इतना ही मिलना चाहिए, और फिर बीच में कहीं फिगर पर आकर के गाड़ी रुकती है। कुछ इसी तरीके की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट आपको लगता है विपक्ष में भी होगी? क्योंकि हर विपक्षी दल जो है, और ये कांग्रेस पर भी लागू होता है, हर पार्टी समझती है कि मैं तो इतना काबिल हूं, मैं तो ये हासिल कर सकता हूं या कर सकती हूं, लेकिन जरूरी नहीं है वो असलियत हो। तो आपको नहीं लगता केंद्र बिंदु अगर कोई भी विपक्षी एकता की बात है तो उसमें सब लोगों को खुले मन से यह समझना पड़ेगा कि भाई हम कितने काबिल हैं और कितना हासिल कर सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा बटोर लें और फिर कुछ ना कर पाए। संकेत जी, ये विपक्षी एकता की एक जो बैठक हुई, और इस बैठक के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात स्पष्ट कहा है कि जो दल, क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है और जिसमें कांग्रेस एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका कुनबा बड़ा है, सभी को जिनकी शाखें जहां मजबूत हैं, जो अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं, वो वहां पे लीड करेगी। और यही हमारा फॉर्मूला है कि 1 अगेंस्ट 1 की फाइट होगी, कि जहां बीजेपी के खिलाफ में एक ही कैंडिडेट होगा, चाहे वो अगर जिस राज्य की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे मैं आपको यहाँ की जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है, मैं उसके बारे में बता दूं। अब जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, यहां पर आम आदमी पार्टी कहेगी हम तो एक भी सीट नहीं देंगे क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस देख लीजिए विधानसभा में। कांग्रेस ये बात मानेगी? या फिर अगर आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें, क्यों तृणमूल कांग्रेस जो है वो कोई जगह छोड़ेगी किसी और के लिए? उनका वोट शेयर आप देखिए पिछले विधानसभा में 42%। सभी ने एक ही बात कही कि लोकतंत्र के बचाव के लिए अभी सभी को हमें एकजुट होना होगा, और जहां जहां हमें अगर सेक्रीफाइस करने की जरूरत है कि हम वहां सेक्रीफाइस करेंगे, क्योंकि यहाँ अब जो मुद्दे हैं वो देश हित के लिए है, देश के संविधान के लिए है, तो हमें एकजुट होनी होगी। लेकिन उसके पहले और मैं आपकी हमारे साथ में प्रवक्ता बैठी हैं बीजेपी के, उनकी बातों को सुने कि देखिए कल का जो एक लोकतंत्र की खूबसूरत चेहरा कल नजर आया,
और उस खूबसूरत चेहरे की हड़बड़ाहट और घबराहट को देखते हुए भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता की भाषाई गरिमा को आप देखिएगा और उनकी बौखलाहट मानसिक स्थिति को देखिएगा तो इनके कई शब्दों को देखिए। अमित शाह जी कहते हैं वो थे कल कश्मीर में जरूर, लेकिन उनका दिल और दिमाग पटना की धरती पे हो रही विपक्षी दलों की बैठक पे थी कि वो कह रहे फोटो सेशन चल रहा है। जेपी नड्डा जी को अगर आप सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी दुकानें क्या कर लेंगी, जिनकी मंशा ही है कि विपक्षहीन देश में सरकार चलाने की। अगर अनिला जी की बात कर रही है ना, तमाशा बता दिया। अगर आपको यह लगता है कि जो दलें देश की हित की बात करी वो तमाशा है, तो देश की जनता आपको बताएगी कि यह तमाशा नहीं, यह चेतावनी है कि आप देश को जिस तरह से आपने ठगने का प्रयास किया है, हर एक वर्ग, चाहे वह युवा हो, चाहे वह क्योंकि ये तमाशा शब्द पे बहुत सारे वक्ताओं ने अपने आप को बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने तमाशा शब्द, और जिस तरह के अध्यादेश ठीक है अनिला सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए 2-3 बार यहाँ पर हमने देखा है कि लोगों ने तमाशा शब्द का प्रयोग किया है और उस पर आपको घेरने की कोशिश की है। आपका जो असेसमेंट है कि ये तमाशा है, आपने सुन लिया, उस पर जवाब मैं आपको एक राइट टू रिप्लाई दे दूं। बिल्कुल, चलिए तमाशा शब्द से इनको बहुत आपत्ति हो रही है तो मैं सर्कस बोल देती हूँ कि कल जो सर्कस का जमावड़ा हुआ था, अब ये अपने आपस में तय कर लें कि वहां पे एक्रोबैटिक्स कौन कर रहा था और जोकरी कौन कर रहा था, ये तय कर लें। तमाशा से आपत्ति है तो सर्कस शब्द का इस्तेमाल कर लें। पर यहाँ पर मैं जेडीयू की प्रवक्ता को सुन रही थी, मैडम 2014 का नतीजे याद है? कितनी सीटें मिली थी? 2। फिर आप हमारे साथ आ गए थे, फिर जेडीयू को कितनी मिली? 16। तो आपके अपने आप में कितनी क्षमता है, अच्छी तरीके से आपके राजनीतिक नेता जानते हैं। बढ़ चढ़कर 1.5 महीने से इधर से उधर, वहां से यहाँ दौड़ भाग कर रहे थे, इसको मनाना, वो ढूंढ रहा है, उसके पास जाना। परंतु इस जो गोष्ठी हुई है, इसमें कम से कम जो आगे गोष्ठियां होंगी उसके कन्वीनर के नाते तो नीतीश जी का नाम कोई प्रपोज कर देता, वो तक नहीं किया गया। नीतीश जी ने जो इतनी मेहनत करी है, तो बिग सिफर, 0 अंडा। 1 मिनट, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। शरद पवार जी जिनके भतीजे ने कहा कि भाई शरद पवार जी सबसे उपयुक्त चेहरा है विपक्ष के लिए। अरे शाम को कल बैठिए। अच्छा, इस तरीके से बहस नहीं, अनिला जी और अनुप्रिया जी, इस तरीके से बहस नहीं जी, इनको एक के ऊपर एक ना बोले, ऐसे बहस नहीं। मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा क्योंकि वक्त कम है। मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, 5 सेकंड प्लीज जल्दी खत्म करो। 5 सेकंड, बिकॉज अनिला वर्सेस ऑल है इस वक्त। 5 सेकंड। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 80 सीटें आती हैं। हमारे प्रदेश के जो सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता अखिलेश यादव जी, जिनकी रिश्तेदारी भी है लालू सिंह यादव जी के खानदान से, वो वहां बैठे थे। पिछली सीट में बैठे हुए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हैसियत के साथ अखिलेश यादव को वहां पर बैठाया हुआ था। कांग्रेस पार्टी के जो मेन चेहरा है लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, जब यहाँ बैठक हो रही थी तो कलकत्ता में कह रहे थे टीएमसी चोर पार्टी है, चोर पार्टी है। राइट टू रिप्लाई मिलेगा संकेत जी? ठीक है, आप जो विरोधाभास हैं विपक्ष में उसको हाईलाइट कर रही हैं। मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं। 1 सेकंड, वक्त कम है, आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा सवाल अब टीएमसी, 1 सेकंड, टीएमसी और आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि विपक्षी एकता में एक चीज अक्सर देखी जाती है और वो है एक जटिल त्रिकोण, कि ये 3 अगर समन्वय में साथ आए तब तो कुछ आगे बात बढ़े, वरना तो यही होगा कि वही पुराने लोग दोबारा मिल रहे हैं और मिलकर वही बात कर रहे हैं। ये जटिल त्रिकोण के 2 लोग मीटिंग में दिखे, इसी वजह से ये मीटिंग महत्वपूर्ण हो गई। जटिल त्रिकोण में पहला कोना अरविंद केजरीवाल, दिल्ली और पंजाब पर क्या व्यवस्था बनेगी अभी नहीं मालूम। जटिल त्रिकोण नंबर 2 ममता बनर्जी कल मीटिंग में थी, और जटिल त्रिकोण में नंबर 3 है केसीआर। वो तो थे ही नहीं मीटिंग में, तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी आगे की मीटिंग्स में, क्या ये त्रिकोण साथ आएगा और इसके चलते चलते और लोग साथ आएंगे, और भी बहुत सारे नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, क्या वो साथ आएंगी? तो मैं सबसे पहले तौसीफुर रहमान जी आपसे पूछना चाहता हूं, जी सर, आपकी जो टफ पोजीशन थी टीएमसी की, जैसे कि जब आप बाय इलेक्शन हारे तो आपने ये बोला कि आज के बाद इनमें से किसी से हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप दिखे, तो हम इससे क्या मायने निकालें कि एक वास्तविकता आपको भी समझ में आ रही है?
नहीं संकेत भाई, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल जनता के लिए काफी भारी है और ये जवाब देना भी चाहिए। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा बल होता है वो जन बल होता है और जन बल के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और जब इस तरह की स्थिति आ जाती है कि आपको भारत में रह कभी इमरजेंसी सिचुएशन लगे, तो अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो जितनी भी कमजोरी है उसको दूर हटा के, पॉजिटिविटी को दूर हटा के लोगों के साथ निकलना चाहिए। और आपको समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी एकता जो है संकेत भाई, वो जनता की एकता होना चाहिए। यूनिटी जो है, वो गठबंधन जो है, वो जनता के साथ गठबंधन होगी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और रही बात अन्य पार्टी की कि हम उनके साथ किस तरीके से काम करेंगे, तो जेडीयू की प्रवक्ता जो कह रही थी, बिल्कुल अपने जगह वो सटीक बात कर रही थी कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, हमको उनके साथ जाके कैंपेन करना है, उनके सीटों पे जाके कैंपेन करना। और जहां पर राज्य सरकार अपने जगह में जहां पर ताकतवर है, जहां पर वो समशक है, उसको जाके वहां पे मदद करने की जरूरी है। मगर देखिए, एक डेमोक्रेसी मीटिंग हुई, एक लोकतंत्र में मीटिंग हुई, उसको अगर आप सर्कस कहिएगा, उसको आप तमाशा कहिएगा, तो काफी चिंताजनक वाली बात है। क्योंकि अगर आप मुझे 20 सेकंड और देंगे तो मैं आपको समझा दूं कि सर्कस और तमाशा जो हो रहा है वो यूएस में हो रहा है। एक जो वेकेशन, जो छुट्टी पे जो गए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो उनके लिए एक अलग छुट्टी है। क्या यूएस में जाने के बाद क्या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, फ्लाइट के भाड़े, क्या वो सब कम हो जाएंगे? क्या वो भारत में वापस आने के बाद कौन सी तब्दीली करने वाले हैं? उनका जो एक प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या होगा? बाइडेन जी की कोई गलती नहीं है। वो बाइडेन से मिलकर जो वापस जो आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए क्या लेकर आने वाले हैं? हिंदुस्तान को ऐसा कौन सा तोहफा देने वाले हैं? मैं सुन रहा था गूगल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, पर सर, गरीब को जो भूख चाहिए, जो पेट की जो आग है, वो कब बुझेगी? मणिपुर की जो आग है वो कब बुझेगी? वहां झंडा लहरा कर, ये तो वही बात हो गई, घर जलाकर दिवाली सेलिब्रेट नहीं होती संकेत जी। बात पुख्ता होनी चाहिए, बात सही जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। कि यूएस जाके हम लाएंगे मेरा क्या? आखिरी सवाल अभी आप कुलदीप कुमार जी से। आप कुलदीप जी, फिक्र मत इस करिए। जटिल त्रिकोण में ये एक यूनिटी से क्या होने वाला एक अंग अरविंद केजरीवाल भी हैं। जी, वक्त जरा सीमित है। कुलदीप कुमार जी, अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन जब विपक्षी एकता की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उठ के चल दिए। अब एक, अगर नंबर्स की बात करें, आप लोकसभा में देखिए तो आपका एक सांसद है कुल। तो एक तर्क यह भी दिया जाता है, कल एक प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी के, उनका यह कहना था कि आप एक पौधे की जड़ में तेजाब डालने का काम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का जो ये पौधा है। देखिए संकेत भाई, राजनीति नंबर का गेम तो है, लेकिन नंबर तो जनता तय करती है। और जब समय आएगा तो नंबर भी होंगे, लोकसभा में सांसद भी होंगे। लेकिन आज महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज ये देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त है। और आज जिस प्रकार से मोदी सरकार ने इस देश की, राज्य की सरकारों का फिर ऐसा क्यों है कि आप किया, पर आरोप लग रहा है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं भी जवाब दे दूंगा। जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां पर ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है, सरकारों को गिराया जाता है। जहां पर नहीं चल पाता है, वह राज्यपाल के द्वारा सरकार चलाई जाती है। तो इस देश के संवैधानिक ढांचे को, संघीय ढांचे को आज कुठाराघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी वो ने हम करने समझ का गए, काम लेकिन किया। मेरा सवाल तो ये आज- था कि आप पर आरोप है कि आप गन टू द हेड अप्रोच लेकर के, माय वे और हाईवे, मेरी बात मानो नहीं तो मैं चला, देखिए नहीं, इस एटीट्यूड पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी यहाँ अनुप्रिया जी बैठी, उन्होंने भी कहा कि ये मुद्दा किसी को शीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं है। ये बैठक जो है सीट बांटने के लिए नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और वो जो काला अध्यादेश है, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जब हम लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तो अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल गिरता है, जहां कांग्रेस के पास 32 सांसद हैं, तो निश्चित रूप से 12 हालांकि कांग्रेस ने ये कहा है कि जब संसद सत्र शुरू होगा तो उस पर कांग्रेस अपनी राय देगी, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। चलिए, एक पहल हुई है विपक्षी एकता की, कुछ महीने अभी और बाकी हैं, और मीटिंग्स होंगी। ये मीटिंग्स कितना रंग लाएंगी, आगे हम और कार्यक्रम भी करेंगे। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आम आदमी पार्टी तो एक है, आगे और कितने दल आएंगे, साथ कितना जुड़ेंगे, कैसे समन्वय बनेगा, और क्या ये 24 में बीजेपी को चुनौती दे सकता है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला जारी रहेगा, देखिए बात।
देश में पूरे में तमाशा चल रहा है, पूरे देश का तमाशा बनाया हुआ, झूठ का तमाशा है, डिवाइड एंड रूल का तमाशा है, महंगाई बेरोजगारी का तमाशा है, मणिपुर का तमाशा है, ब्रजभूषण वर्सेस पहलवानों का तमाशा है, सीए एनआरसी का तमाशा है, नोटबंदी का, महिला अत्याचार का, पता नहीं कितने तमाशे देश में मोदी साहब की सरकार लेकर आई है। और जिस तरह से उन्होंने देश को लीड किया है, पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है कि कल जो हुआ बहुत सकारात्मक नोट के साथ एक नया मोर्चा, एक नए समीकरण देश के सामने आ रहे हैं, और नया मोर्चा, नए समीकरण आएंगे जिसका नाम भी आपके सूत्र भी बता रहे हैं और हमारे सूत्र भी, कि अगली मीटिंग में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर ये पूरा मोर्चा, पूरा गठबंधन आगे बढ़ेगा। कि कल जो सर्कस का जमावड़ा हुआ था, अब ये अपने आपस में तय कर लें कि वहां पे एक्रोबैटिक्स कौन कर रहा था और जोकरी कौन कर रहा था, ये तय कर लें। तमाशा से आपत्ति है तो सर्कस शब्द का इस्तेमाल कर लें। पर यहाँ पर मैं जेडीयू की प्रवक्ता को सुन रही थी, मैडम 2014 का नतीजे याद है? कितनी सीटें मिली थी? 2। फिर आप हमारे साथ आ गए थे, फिर जेडीयू को कितनी मिली? 16। तो आपके अपने आप में कितनी क्षमता है, अच्छी तरीके से आपके राजनीतिक नेता जानते हैं। बढ़ चढ़कर 1.5 महीने से इधर से उधर, वहां से यहाँ दौड़ भाग कर रहे थे, इसको मनाना, वो उठ रहा है, उसके पास जाना। परंतु इस जो गोष्ठी हुई है, इसमें कम से कम जो आगे गोष्ठियां होंगी उसके कन्वीनर के नाते तो नीतीश जी का नाम कोई प्रपोज कर देता, वो तक नहीं किया गया।